सोचिए, किसी भी देश का नक्शा क्या होता है? सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा? नहीं, वो उसकी पहचान, उसके इतिहास और उसके सपनों का आईना होता है। पर सवाल ये है कि क्या ये आईना हमेशा एक जैसा रहता है? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे भारत का नक्शा एक जीती जागती, लगातार बदलती हुई कहानी है, जिसकी कलम खुद भारत के संविधान के हाथ में है। हम सब अक्सर यही मानकर चलते हैं ना कि दुनिया के नक्शे पर जो लकीरें खिंच गईं वो बस खिंच गईं हमेशा के लिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? यही सवाल इस पूरी चर्चा की जड़ है। और मजे की बात यह है कि भारत के मामले में इन लकीरों को बदलने की चाबी खुद हमारे संविधान के पन्नों में ही दी गई है। जरा 1947 के भारत को इमेजिन कीजिए। वो आज के भारत जैसा तो बिल्कुल नहीं था। वो सैकड़ों टुकड़ों में बटा था, कुछ सीधे ब्रिटिश हुकूमत के अंडर, तो 500 से भी ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें। इन सबको एक साथ एक धागे में पिरोकर एक देश बनाना, यही हमारे देश को बनाने वालों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। तो आज के इस सफर में हम यही समझेंगे कि भारत का नक्शा आखिर बदला कैसे, संविधान ने इसके लिए क्या उपाय दिए हैं, नए राज्य कैसे बने और पुरानों की सीमाएं कैसे बदलीं, और सबसे जरूरी बात, इस कहानी का भविष्य क्या है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। हमारे संविधान बनाने वालों की सोच वाकई कमाल की थी। उन्हें पता था कि भविष्य में देश को जोड़ने और फिर से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने संविधान के पहले ही भाग में आर्टिकल 1 से 4 के रूप में कुछ बेहद शक्तिशाली टूल्स हमें दे दिए। देखिए, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अब यहां यूनियन शब्द बहुत ध्यान से चुना गया है। यह अमेरिका वाले फेडरेशन जैसा नहीं है, जहां स्टेट्स एक समझौते के तहत साथ आए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, भारत राज्यों के बीच किसी समझौते से नहीं बना है, और इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अब आती है सबसे दिलचस्प बात। संविधान ने नक्शा बदलने के लिए समझिए कि 2 अलग-अलग औजार दिए हैं। आर्टिकल 2 बाहर से किसी नए इलाके को भारत में शामिल करने के लिए, और आर्टिकल 3 वो है देश के अंदर ही राज्यों की अदला बदली, उनकी सीमाएं बदलने के लिए। कह सकते हैं कि एक है घर में नए मेहमान के लिए दरवाजा, और दूसरा है घर के कमरों को फिर से सजाने के लिए। तो चलो पहले उस बाहरी दरवाजे को समझते हैं, मतलब कि आर्टिकल 2 को। ये पार्लियामेंट को वो पावर देता है जिससे वो ऐसे क्षेत्रों को भारत का हिस्सा बना सकती है जो पहले भारत में शामिल नहीं थे। तो ये आर्टिकल पार्लियामेंट को 2 तरह की पावर देता है। एक, नए राज्यों को संघ में शामिल करना, और दूसरा, नए राज्यों की स्थापना करना। और कमाल की बात क्या है पता है? पार्लियामेंट ये किसी भी शर्त पर कर सकती है जो उसे सही लगे। तो सोचिए, देश को जोड़ने की प्रक्रिया में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। इसका सबसे बढ़िया, एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है सिक्किम। जब देश आजाद हुआ तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। वो एक तरह का प्रोटेक्टोरेट था, मतलब एक संरक्षित राज्य। तो फिर वो भारत का हिस्सा कैसे बना? यही काम आया आर्टिकल 2। तो हुआ ये कि पहले सिक्किम को एक स्पेशल सह राज्य का दर्जा दिया गया। एक तरह का एक्सपेरिमेंट था ये। लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा चली नहीं। जल्दी ही ये साफ हो गया कि फुल इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। और फिर एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के बाद आर्टिकल 2 का इस्तेमाल हुआ और सिक्किम बन गया भारत का 22वां राज्य। अच्छा, तो अब बात करते हैं दूसरे टूल की, आर्टिकल 3। ये पार्लियामेंट को देश के अंदर, मतलब इंटरनली, राज्यों की बाउंड्रीज के साथ फेरबदल करने की, कह सकते हैं कि एक जबरदस्त पावर देता है। भारत के अंदरूनी नक्शे को फिर से बनाने का यह सबसे बड़ा जरिया है। अब देखिए, आजादी के बाद देश में एक नई हवा चली। लोगों की तरफ से एक जोरदार मांग उठने लगी कि भाई, हमें अंग्रेजों की खींची हुई लकीरें नहीं चाहिए, हमें तो अपनी भाषा, अपनी कल्चर के आधार पर राज्य चाहिए। और ये मांग इतनी पावरफुल थी कि इसने इंडिया का पॉलिटिकल मैप हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शुरू में तो सरकार भी थोड़ा हिचकिचा रही थी। धर कमीशन बना, फिर जेवीपी कमेटी आई। सबने यही कहा कि भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाना सही नहीं होगा। लेकिन लोगों की आवाज को, और खासकर आंध्र प्रदेश में जो आंदोलन हुआ, उसे आखिर कब तक अनदेखा किया जा सकता था? फाइनली फजल अली कमीशन बना और उसने मान लिया कि हाँ, भाषा एक आधार हो सकती है राज्यों को फिर से बनाने का। और इसका नतीजा क्या निकला? भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसने एक झटके में सब कुछ पलट दिया। वो जो पुरानी पार्ट ए, बी, सी, डी वाली स्टेट्स की कैटेगरी थी, वो सब खत्म, और उसकी जगह सामने आया एक नया भारत,
जिसमें थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि पार्लियामेंट के हाथ में भारत का नक्शा बदलने की कितनी बड़ी पावर है, लेकिन इस पावर का असली मतलब क्या है और क्या इसकी कोई लिमिट्स भी हैं? एक लाइन है जो इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है, विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ। हाँ, सुनने में थोड़ा हेवी लगता है, पर मतलब इसका बड़ा सिंपल है। इसका मतलब ये कि देश यानी यूनियन को कोई नहीं तोड़ सकता, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। लेकिन जो स्टेट्स हैं, उनकी बाउंड्री, उनका नाम, अरे यहां तक कि उनका वजूद भी पार्लियामेंट बदल सकती है, वो डिस्ट्रक्टिबल हैं। और यहीं पर एक और मजेदार पेंच है। देखिए, देश के अंदर राज्यों का नक्शा बदलना पार्लियामेंट के लिए रिलेटिवली आसान है, बस एक सिंपल मेजॉरिटी से कानून पास करना होता है। लेकिन अगर भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देना पड़ जाए तो मामला एकदम पलट जाता है। ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि ऐसा करने के लिए बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो नक्शा बदलने की ये जो पावर है ना, ये सिर्फ हिस्ट्री की किताबों की बात नहीं है, ये आज भी उतनी ही रियल है, उतनी ही रेलेवेंट है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो लगातार इवॉल्व हो रहा है और हमारा संविधान वो कोई पत्थर की लकीर नहीं, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये कहानी खत्म हो गई है। नहीं, ये तो आज भी चल रही है। आज भी हम सुनते हैं पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग, असम में बोडोलैंड की मांग, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगावी का जो सीमा विवाद है वो भी है, या फिर ये जो बहस चलती है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए छोटे छोटे राज्यों में बांट देना चाहिए। ये सब क्या दिखाता है? यही कि नक्शा बदलने की जरूरतें और मांगें आज भी जिंदा हैं। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है कि आने वाले समय की जो नई ज़रूरतें होंगी, चाहे वो सोशल हों, पॉलिटिकल हों या एडमिनिस्ट्रेटिव, वो भारत के नक्शे पर कौन सी नई लकीरें खींचेंगी। ये एक ऐसी कहानी है जिसका अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है।